हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 20 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 21 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आपने पिछले 20 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आप मेरे साथ में जरूर चलें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 21 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मौर्य वंश का टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो मैं आपको यहाँ पे सुदर्शन झील आ गया है नाम, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैसे पुष्यगुप्त द्वारा जन कल्याण के लिए इस सुदर्शन झील का निर्माण है वो करवाया गया था, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार। ठीक है, यहां पर पूछा गया है कि सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये करवाया दोस्तों चक्रपालित ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया? चक्रपालित ने। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, अकबर कालीन ग्रंथ जो अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के काल में प्रकाशित हुआ था, वो ग्रंथ कौन सा था? अकबर कालीन ग्रंथ जो अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर के काल में प्रकाशित हुआ, तो दोस्तों उस ग्रंथ का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम है मुंतखब उल त्वारीख है। मुंतखब उल त्वारीख है, ठीक है, ये था दोस्तों वो ग्रंथ है जो प्रकाशित हुआ था जहांगीर के काल में। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये ग्रंथ है ये दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में कर्नल रिपले की हत्या किस स्थान पर हुई? 1857 की क्रांति के संदर्भ में कर्नल रिपले की हत्या किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दिल्ली में। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, याद रखना। ठीक है, कर्नल रिपले की हत्या किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों दिल्ली में हुई। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और ये खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। और फिर क्या हुआ कि दोस्तों मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेलों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त करवाना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। और मेरठ में मिली सफलता के बाद में दोस्तों सैनिक है वो उत्साह हो गए और दिल्ली की तरफ बढ़ गए और फिर दिल्ली आकर उन्होंने दोस्तों कर्नल रिपले की हत्या है वो कर दी थी और दिल्ली पर अपना अधिकार भी कर लिया था। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन है ये आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। बाकी नंद किशोर बोस, हरानंद तीर्थ स्वामी, द्वारकानाथ टैगोर, ये दोस्तों इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए चीनी यात्री हिनसान ने गुजरों की राजधानी का नाम अपनी पुस्तक में क्या बताया था। देखिए अगर आपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो भारतीय इतिहास हो, चाहे वो राजस्थान इतिहास हो, चाहे राजस्थान कला संस्कृति हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे वो स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, तो दोस्तों आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे और वो सारे के सारे हैं वो फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अनुसार ही है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याकरण, फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट के नाम से ऐसे वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है, और वो भी नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर। तो आप वो जाके क्लासें देखिए तो आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको जो गुर्जरों की राजधानी बताया है, ठीक है, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश करवाया है मैंने, ठीक है, और उसमें दोस्तों ये प्रश्न है वो आया था और मैंने आपको बताया भी था। दोस्तों गुर्जरों की राजधानी का नाम अपनी पुस्तक में क्या बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पीलो मोलो। पीलो मोलो नाम बताया है राजधानी का, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों गुर्जरों के राज्य को दोस्तों इन्होंने कूचे लो बताया, ठीक है, कूचे लो गुर्जरों के राज्य को बताया, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। देखिए 1906 में बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंधाई यानी कि उत्तराधिकारी की रकम कर यानी कि तलवार बंधाई कर राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था। बिल्कुल सही बात है साहब, 1906 में बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंधाई कर है ये राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा देखिए 1908 बिजोलिया के किसानों पर चमरी कर लेना इसको, ठीक है, चमरी कर राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, इसमें असत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों सन 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चमरी कर है वो राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। अब यहाँ पे सन है वो गलत दे रखी है, यहाँ पर 1908 दे रखा है, लेकिन आना चाहिए था दोस्तों यहाँ पे 1903, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को क्या पूछा था प्रश्न में कि असत्य कथनों का चयन कीजिए, असत्य कथन कौन सा है, दूसरा है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर केवल बी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे निमराना चीफ सीफ का विलय राजस्थान के किस चरण के अंतर्गत किया गया, बताइए। दोस्तों निमराना चीफ सीफ का विलय राजस्थान के किस चरण के अंतर्गत किया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रथम चरण में, ठीक है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मत्स्य संघ है, इसके अंदर 4 रियासतें जोड़ी गई थी और एक है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है वो जोड़ा गया था, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एक ठिकाना जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये तो 4 रियासतें और निमराना ठिकाने को इसमें शामिल किया गया था, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रथम चरण। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए यहाँ पर आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दोस्तों ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं बैराट से, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बैराट से। आगे देखिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है 1857 के संग्राम से पूर्व सीकर के डूंगर जी व जवाहर जी भी प्रसिद्ध सेनानी रहे। इन्होंने अंग्रेजों की किस सेना से संघर्ष किया, इन्होंने अंग्रेजों की किस सेना से संघर्ष किया, तो दोस्तों बीकानेर व जोधपुर की सेना से इन्होंने संघर्ष किया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों रिश्ते में काका भतीजे थे, काका भतीजे थे ये, ठीक है। और आज भी शेखावाटी में इनके बलिदान के कारण दोस्तों गीत गाए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था तो दोस्तों ये माघ शुक्ल चतुर्दशी को, माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजा जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए आबानेरी स्थित हर्षत माता मंदिर
उदाहरण है। आबानेरी स्थित हर्षद माता मंदिर उदाहरण है। तो दोस्तों ये हर्षद माता मंदिर ये किसका उदाहरण है? और ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर एक विष्णु का मंदिर था, ठीक है, जिसे 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा वो है गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, काचर नामक आभूषण धारण किया जाता है। काचर नामक आभूषण धारण किया जाता है, ये धारण किया जाता है दोस्तों बताइए। तो ये सिर पर धारण किया जाता है ये काचर नामक आभूषण। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त है? सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाड़ौती बोली प्रयुक्त है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाड़ौती की बोली हाड़ौती बोली प्रयुक्त है, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1485 ईस्वी में जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय का क्या किया, प्रवर्तन किया। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, किया साहब। असत्य कथन अपने को यहाँ पर बताना है, लेकिन ये असत्य कथन है नहीं, बिल्कुल सही कथन है। देखिए संत पीपा रामानंद किसी से थे, बिल्कुल सही बात है साहब, संत पीपा है वो रामानंद जी किसी से थे। ठीक है, और देखिए राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय रामचरण जी को दिया जाता है, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वो संत धन्ना जी को दिया जाता है दोस्तों, रामचरण जी को नहीं, संत धन्ना जी को दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। चौथा देखिए, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव में वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कथन सही है, तो यहाँ पर अपना सी नंबर का असत्य था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, एक प्रश्न और 3 कथन। ठीक है, ये दिए गए हैं, बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। यहां पर देखिए प्रश्न, देखिए इसमें ए बी सी डी और ई में, ठीक है, ये ई कर लेना इसको, ए बी सी डी और ई में सबसे छोटा कौन है, यानी कि कौन सबसे छोटा है इन 5 में से। अब दोस्तों यहां पर देखिए कथन, देखिए ए ई से लंबा है, ए ई से लंबा है, ए है वो दोस्तों ई से क्या है, लंबा है। ठीक है, लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है। ठीक है, तो ये डी से कौन, ए छोटा है। ठीक है, अब देखिए बी सी से छोटा है, बी है वो क्या है, सी से छोटा है। ठीक है दोस्तों, बी है वो सी से क्या है, बी सी से छोटा है, लेकिन दोस्तों ई से लंबा है। ठीक है, लेकिन ई से लंबा है। तो दोस्तों ई से लंबा है तो सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे बी है वो सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे, डी सी से लंबा है, डी है वो सी से लंबा है और ए बी से लंबा है, ए है वो बी से लंबा है। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए अपने को क्या प्रश्न पूछा गया था कि ए बी सी डी में कौन सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा है वो है दोस्तों, इसमें देखिए ये पहले से ही अपने को उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, पहले से ही अपने को क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना पहला और दूसरा कथन है वो पर्याप्त है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए नीचे दी गई सीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा घन बनेगा, कौन सा घन अपना इसमें बनेगा, तो वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
2 के विपरीत है वो दोस्तों 5 हो जाएगा, और 6 के विपरीत दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सा है, इसमें विपरीत अक्षर मैंने यहाँ पे बता दिए। 6 के सामने 3, 5 के सामने 4, सॉरी 5 के सामने 2 और 1 के सामने 4। ठीक है, तो यहाँ पर या तो क्रम बनेगा दोस्तों इसमें, देखिए इसको आप बोल सकते हैं 6, 5 और 1। ठीक है, या दोस्तों आप 6, 5, 4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6, 5, 4। ठीक है, 6, 5, 4, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों दोस्तों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बाकी की 3 संख्याएं हैं वो इनके विपरीत है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जे का मान 25 और गेम का मान 65, तो इनमें से कौन सा बेसिक का मान होगा, बताइए। इनमें से कौन सा बेसिक का मान होगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों जे है वो कितने नंबर पर आता है, तो आप सभी को पता है आई 9, यानी कि आई है वो 9 नंबर पे आता है, तो जे है वो दोस्तों 10 नंबर पे आएगा। ठीक है, जे कितने नंबर पर आएगा, 10 नंबर पे। और अपन ने क्या किया दोस्तों, 10 में 2 का भाग दे दिया, तो कितना बचा दोस्तों 5। ठीक है, और 5 का अपन ने क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जो गेम दे रखा है, गेम का कोड क्या क्या है, जी है वो 7 नंबर पर आता है। ठीक है, प्लस ए है वो 1 नंबर पे, प्लस एम 13 नंबर पे, प्लस ई 5 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 और 1 14, 14 और 7 21, 21 और 5 दोस्तों 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। और 26 में दोस्तों 2 का भाग दे लीजिए, कितना आया 13। और दोस्तों 13 को अपन ने क्या किया, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया। शुरू में अपन ने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे अपने को 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार बेसिक दे रखा है, तो दोस्तों बेसिक में बी का कोड 2, प्लस ए का कोड 1, एस का कोड इसमें 19, आई का कोड इसमें 9 और सी का कोड 3। ठीक है, इन सभी का टोटल करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अपने पास में 34। कितना आ जाएगा 34, और 34 में अपन ने 2 का भाग दिया तो कितना आया 17, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 85। 17 पंजे 85, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वेन आरेख के माध्यम का अपने को चयन करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए गद्य साहित्य पद्य, गद्य साहित्य पद्य, तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा। तो यहाँ तो नॉर्मल चीज़ है, देखिए साहित्य है वो गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है यही वाला डायग्राम बनेगा। और ये वाला डायग्राम किस में है, तो वो ये वाला डायग्राम सी नंबर के ऑप्शन में है। यहाँ पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0,9 बटे दोस्तों 10, तो इसको आप 9/10 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आप 9/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बार का निशान भी साथ में लगा हुआ है, तो दोस्तों आप इसको जो 0.9 बार दे रखा है, तो दोस्तों इसको 9/9 बराबर 1 है वो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों आप आगे चलते जाइए, ऐसा ही होता जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या दोस्तों इसमें 0.9 बार, जो बार लगा हुआ है ना, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये तो 0.90 हो गया और ये 0.99 हो गया, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न आंकड़ों के लिए परास क्या होगी। निम्न आंकड़ों के लिए दोस्तों परास क्या होगी वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए इसमें परास बराबर अधिकतम मान माइनस निम्नतम मान,
ठीक है। तो दोस्तों अधिकतम मान कितना है, तो मान अधिकतम दोस्तों इसमें 99 है, माइनस निम्नतम मान कितना है, तो दोस्तों निम्नतम मान यहाँ पे आपको 49 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 49 माइनस हो जाएंगे, कितने बचे 50, ठीक है। और यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 4 के पूर्णतया x प्लस 2 से विभाजित हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान है वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर k का मान है वो आप 7 रख के देख लीजिए, अगर आपका उत्तर आ जाए तो ठीक है, ठीक है। k का मान है वो आपको कितना रखना है, 7 है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। आप ऑप्शन उठा के रख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इस प्रश्न को। आगे देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है। तो बताइए वह भिन्न है वो कौन सी है, वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे भिन्न ले रहा हूँ, यहाँ पर 7/9, ठीक है, 7/9। दोस्तों यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है, बताइए दोस्तों, तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सही से टाइप नहीं हुआ, तो वह 9/11 हो जाती है, ठीक है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो दोस्तों 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो भिन्न है इसमें 7/9। अब सीधा सा है, देखिए 7 में आप 2 जोड़ दीजिए, 7 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 9, और 9 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 11। तो दोस्तों यहाँ पे 9/11 हो रही है। और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो दोस्तों इसमें देखिए 7 में 3 जोड़ा तो कितने हो गए 10 है, और दोस्तों 9 में 3 जोड़ा तो कितना हो गए 12। अब ये कट गए आपस में तो बचा क्या 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे 7/9 जो भिन्न है वो इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, एक फूलों की क्यारी समलम चतुर्भुज के आकार की है, एक फूलों की क्यारी समलम चतुर्भुज के आकार की है, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है। एक फूलों की क्यारी समलम चतुर्भुज के आकार की है, इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 60 मीटर तथा 40 मीटर है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कितना दे रखा है, तो दोस्तों 60 और 40 दे रखा है। तो 60 और 40 करें प्लस करें तो कितने हो गए 100। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। अब इंटू, अब आगे देखिए क्या लिखा है कि उनके बीच की दूरी। तो दोस्तों इनके बीच की दूरी कितनी है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए, ठीक है। अब काट दीजिए इसको। अब आप काटोगे तो दोस्तों या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधा सा काट ही लीजिए, ठीक है। 20 में 2 का भाग दिया तो कितना बचा 10 है, ठीक है। और 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1000। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1000 मीटर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1.525252 को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसके अंश तथा हर का योग क्या होगा। तो उसके अंश तथा हर का योग क्या होगा वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए इसको आप 1.52 के ऊपर बार लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 52 रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप इसको 1.52 के साथ में दोस्तों ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 152 में -1/99 यानी कि दोस्तों 151/99 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 151 + 99 कर लीजिए, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अंश और हर का योग करना है तो 151 और 99 कितने होते हैं 250। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है हिंदी व्याकरण से संबंधित दोस्तों ये प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में यण संधि का उदाहरण है। दोस्तों य र ल व के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें क्या होगा, यण संधि का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा दोस्तों, देखिए य र ल व के आगे आधा कटा हुआ किसमें, ये देखिए ये रहा प्रत्यभिज्ञ, यह के आगे आधा कटा हुआ अक्षर है। बाकी के अंदर देखिए कोई में प के आगे है, कोई में स के आगे है, लेकिन इसी में दोस्तों यह के आगे है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना प्रति प्लस अभिज्ञ, ये हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। आगे देखिए किस विकल्प में निस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। निस उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए निष्ठुर, निष्ठुर के अंदर निस का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, नी प्लस स्थुर का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर नी है वो क्या है, उपसर्ग है दोस्तों। बाकी सभी के अंदर निष्पन्न, निस्स है, निष्कारण, इन तीनों के अंदर दोस्तों निस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है चेष्टा, गति, नटखटपन किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ है। चेष्टा, गति, नटखटपन किस अनेकार्थक शब्द के अर्थ हैं, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है हरकत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हरकत इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, देखिए युग्म शब्द विपण, विपन्न का सही अर्थ है। युग्म शब्द है दोस्तों विपण या विपन्न का सही अर्थ है वो क्या है दोस्तों, देखिए सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे विपण का मतलब होता है, बताइए क्या, विपण का मतलब होता है गरीब और विपन्न का मतलब होता है जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए विपण, विपण। ठीक है, तो दोस्तों विपण का मतलब होता है यहाँ पर, सॉरी इसमें देखिए अलग अलग होते हैं। देखिए विपण का मतलब बाजार होता है और विपन का मतलब गरीब होता है। एक शब्द और है दोस्तों विपिन। ठीक है, विपिन का मतलब जंगल होता है और एक होता है विपणी, विपणी का मतलब दुकान होता है। ठीक है दोस्तों, विपण का मतलब होता है बाजार और विपन्न का मतलब होता है गरीब। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है 4 अतिथि आ गए, उनको जलपान कराना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। 4 अतिथि आ गए हैं, उसको, उनको नहीं उसको, तो यहाँ पे उसको की जगह उनको का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, और मैंने उनको ही पढ़ा था, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए अपने को प्रिपोजिशन वो करना है कि कौन सा प्रिपोजिशन है इसमें। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रिपोजिशन, तो यहाँ पे अपने को खालिस्तान भरना है। ठीक है, 2 खालिस्तान दे रखे हैं। देखिए द एक्ट्रेस हैज ग्रेट रेस्पेक्ट, द एक्ट्रेस हैज ग्रेट रेस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ हर डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में, तो इसमें खालिस्तान में आएगा दोस्तों देखिए द एक्ट्रेस हैज ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें एक नंबर, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को डायरेक्ट स्पीच में बताना है। ठीक है, देखिए सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों सेंटेंस, देखिए ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई हैव साइंड द डॉक्यूमेंट सेंट बाय यू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेज टू का क्या बनेगा, टेल्स बनेगा। इसमें क्या बनेगा, टेल्स बनेगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा। देखिए ही सेज टू मी, तो दोस्तों ही टोल्ड मी दैट ही हैड साइंड
द डॉक्यूमेंट्स सेंट बाय मी, तो यहाँ पर इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इस देखिए टोल्ड है ना, इसमें टेल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ही टेल्स मी दैट ही हैज साइंड द डॉक्यूमेंट सेंट बाय मी, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, टेल्स का प्रयोग होगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों 33 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें देखिए ही फ्रॉम कोटा यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, तो यहाँ पर सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोटा यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। इसमें देखिए यहाँ पर पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमी या गरीबी, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों एफ्लुएंस यानी कि प्रचुरता समृद्धि, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स ऑफ है दोस्तों यहाँ पे लिटरेट, ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा लगेगा वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिटरेट के आगे दोस्तों आई एल और लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा इलरेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा आई एल और लगेगा इसमें, ठीक है, इलरेटर हो जाएगा इसमें, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन, अब देखिए साइंस से संबंधित क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके अपने। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी, बताइए 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी, तो दोस्तों कणों की संख्या है वो क्या होगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.51 इंटू 103, ठीक है, 1.51 इंटू 103, ये दोस्तों 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। सीधा सा मैं आपको राइट आंसर बताऊं तो इसमें 10 की घात में 23 आएगा इसमें, ठीक है, 10 की घात में 23 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सही से टाइप नहीं हुआ, ये 1.51 इंटू 10 की घात में दोस्तों यहाँ पर 23, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे देखिए बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में प्रवाहित की जाने वाली गैस होती है, तो दोस्तों वो गैस कौन सी होती है बताइए, तो वो होती है दोस्तों इसमें CO2, कौन सी होती है, CO2 होती है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा CO2 होती है, ठीक है। आगे देखिए यदि 10 जूल ऊर्जा उत्पादन स्तर का उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता के स्तर पर ऊर्जा की मात्रा होगी। यदि 10 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर का उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ताओं के स्तर पर ऊर्जा की मात्रा होगी, तो दोस्तों वो मात्रा होगी इसमें कितनी, तो वो है 0.1 जूल, 0.1 जूल, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि 1 जूल का 10% निकाल लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ड्रोसोफिला फल मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो होती है दोस्तों 8 है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 8 है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है कार्य यानी कि वर्क यानी कि कार्य का मात्रक है, दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य का मात्रक होता है, देखिए जूल भी होता है, न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, किग्रा इंटू मीटर या सेकंड होता है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर। आगे देखिए अब अपन पॉलिटिकल साइंस से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सिविल आपराधिक तथा संवैधानिक मुकदमों की अपीलें, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा देखिए इसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति दोस्तों पद से है वो नहीं हटा सकता। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इनके जो हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसी के द्वारा दोस्तों इसको हटाया जा सकता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, राष्ट्रपति हटा नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत इनको हटाया जा सकता है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह असत्य कथन है। आगे देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय यहाँ पर देखिए दोस्तों आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वह संसद के एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना होगा। ठीक है, देखिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। दोस्तों अब बताता हूं आपको सीधा सा राइट आंसर। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना होगा उसे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में ये संशोधन किया गया था। यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका तो राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, ये दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता है, वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या संबंधी कौन सी समस्याएं विद्यमान है? राजस्थान में जनसंख्या संबंधी कौन सी समस्याएं विद्यमान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेरोजगारी की समस्या, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, निर्धनता में वृद्धि। तो दोस्तों ये सभी समस्याएं हैं वो विद्यमान है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पर कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए पलाया झीलें वर्ष के अधिकांश समय में शुष्क रहती है। अपने को यहाँ पर बताना है कि सही उत्तर कौन सा है, कूट भाषा में बताना है। पलाया झीलें वर्ष में अधिकांश समय में शुष्क रहती है। तो दोस्तों ये जो कथन है ये दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए पवन की जो दिशा है, यानी कि पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर पवन के भाग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप पवनानुवर्ती कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें ये गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, पवन की दिशा में लंबवत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों उनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप है वो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, तो ये अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए इसमें चंबल बेसिन में मुख्यतः उत्खात स्थलाकृति फैली है, बिल्कुल सही है।
हाड़ौती पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी चांदबाड़ी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1, 3, 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन NMAET में केंद्रीयांश एवं राज्यांश वित्त पोषित अनुपात है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन NMAET के केंद्रीयांश एवं राज्यांश वित्त पोषित अनुपात है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 60:40। यहाँ पर है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5,998 किलोमीटर। 5,998 किलोमीटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का आशय निम्नलिखित से है। शैक्षिक प्रबंधन का आशय निम्नलिखित से है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शैक्षिक प्रक्रिया की व्यवस्था व संचालन, पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, एक संस्था द्वारा सामूहिक प्रयास, ये सभी शैक्षिक प्रबंधन से आशय हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कुल गुणवत्ता प्रबंधन तकनीक में सम्मिलित नहीं है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन तकनीक में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए बेंचमार्किंग है। अपने क्वेश्चन है वो दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं 51 नंबर से। कुल गुणवत्ता प्रबंधन तकनीक में सम्मिलित नहीं है, बेंचमार्किंग है, आउटसोर्सिंग है, गुणवत्तावर्त है लेकिन पणधारक नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, परंपरागत पर्यवेक्षण प्रविधि किस प्रकार के निरीक्षण पर अधिक बल देती है। परंपरागत पर्यवेक्षण प्रविधि किस प्रकार के निरीक्षण पर अधिक बल देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आकस्मिक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आकस्मिक। नेक्स्ट आगे देखिए, व्यावसायिक प्रबंधन में नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व किस रूप में है। व्यावसायिक प्रबंधन में यानी कि व्यावसायिक प्रबंधन में नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व किस रूप में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अभिप्रेरणा की आधारशिला, समन्वय की भावना का विकास, प्रभाव शक्ति का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्देश्य निर्धारण। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष का। यहाँ पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, IASE CTE एवं सभी जिलों की डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शक एवं समलंब प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। IASE CTE एवं सभी जिलों की डाइट को शैक्षिक मार्गदर्शक एवं संबलम प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। तो वो कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें RSCERT। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 29। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 29। आगे देखिए, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन एवं कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रारंभिक शिक्षा का नहीं है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा का संगठन एवं कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रारंभिक शिक्षा का नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है माध्यमिक शिक्षा का विस्तार।
यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। आगे देखिए SIQE का उद्देश्य है, SIQE का उद्देश्य क्या है बताइए दोस्तों। इसका जो उद्देश्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना, ठीक है, अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना, ठीक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की ट्रांसलेशन रेट उच्चतम करना, बिल्कुल सही है। और देखिए विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का उनकी आयु व कक्षानुरूप शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1, 2 एवं 3। आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, RSTB किस संस्था के रूप में कार्यरत है। RSTB किस संस्था के रूप में कार्यरत है, राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वायत्त शासी संस्था के रूप में। यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें RISE यानी कि राइज दीक्षा पोर्टल पर मुख्यतः निम्नलिखित सुविधाएं दी जा रही है। तो कौन सी सुविधाएं दी जा रही है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। इसमें देखिए इसमें सुविधाएं हैं वो कौन सी दी जा रही है। देखिए राज्य की सभी पाठ्यपुस्तकों को ETB में परिवर्तित करना, ठीक है। और देखिए इसमें पाठ्यपुस्तकों के कठिन बिंदुओं पर QR कोड लगाना, कठिन बिंदुओं से संबंधित प्रेजेंटेशन, वीडियो व कंटेंट का निर्माण। तो दोस्तों ये सभी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान के शिक्षा मंडलों में सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है। तो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है वो है उदयपुर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। आगे देखिए शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन में बच्चे की शिक्षा बाधित न हो इसके लिए किस नामक रेडियो कार्यक्रम चलाया गया। तो दोस्तों किस नाम से रेडियो कार्यक्रम चलाया गया, राइट आंसर हो जाएगा शिक्षावाणी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा शिक्षावाणी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन का अधिकार है कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है। तो दोस्तों बताइए किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दीप्ति शर्मा। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एयरबस के साथ। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि ICD 2024 दुनिया भर में कब मनाया गया, जिसका विषय था सीमा शुल्क पारंपरिक और नए साझेदारों को उद्देश्य से जोड़ना। दोस्तों बताइए ये कब मनाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2024 को ये मनाया गया। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विस्तारित दूरी वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ब्रह्मोस ER बुनियादी ब्रह्मोस मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है जिसकी मारक क्षमता लगभग कितने किलोमीटर है। दोस्तों अभी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है जिसकी मारक क्षमता है वो कितनी है। तो दोस्तों उसकी मारक क्षमता है 450 से 500 किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी मारक क्षमता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही में जनवरी 2024 में वर्नी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वर्नी के
ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र सिंह अनिरुद्ध सिंह जडेजा, यानी कि रविंद्र जडेजा को दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस कंपनी को हाल ही में जनवरी 2024 में ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बताइए, किस कंपनी को हाल ही में जनवरी 2024 में ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जोमेटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जनवरी 2024 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने शीर्ष 100 कंपनियों के लिए बाजार अफवाह सत्यापन की समय सीमा 1 फरवरी 2024 से कब तक बढ़ा दी है? तो दोस्तों कब तक बढ़ा दी है? तो ये 1 जून 2024 तक बढ़ा दी है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस लॉन्च किया है? बताइए, किस बीमा कंपनी ने आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैनरा HSBC जीवन बीमा, इसने लॉन्च किया दोस्तों। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रोहन बोपन्ना ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय नौसेना दूसरे वेरिलो फ्रीक्वेंसी संचार ट्रांसमिशन स्टेशन की स्थापना किस राज्य में करेगी भारतीय नौसेना? बताइए। तो ये करेगी दोस्तों तेलंगाना में। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर 21 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने पिछले 20 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।